हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के अगले हिस्से प्राथमिकता क्षेत्र उधारी जिसे पीएसएल कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना। अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को वित्तीय आधारभूत संरचना में अभाव के कारण समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन्हें ऋण की जरूरत होती है लेकिन उन्हें ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप न केवल विकास प्रक्रिया कुछ क्षेत्र तक सीमित हो जाती है बल्कि आर्थिक असमानता में भी वृद्धि होती है। इस समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपने निवल ऋण का, है ना, निवल ऋण का कुछ प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को देना अनिवार्य है। यदि कोई बैंक इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में वित्तीय सुविधा प्रदान करनी होगी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से आते हैं? पीएसएल के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कृषि क्षेत्र आता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आते हैं, एमएसएमई, शिक्षा ऋण आता है, आवासीय ऋण आता है, निर्यात आता है, सामाजिक आधारभूत संरचना आती है, नवीनीकृत ऊर्जा आती है और स्वयं सहायता समूह आते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा एक उपवर्ग भी बनाया गया है जिसका नाम कमजोर वर्ग रखा गया है ना। इसमें निम्नलिखित समूह शामिल होते हैं। कौन कौन से? सीमांत और लघु किसान, अल्पसंख्यक, दिव्यांग व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति आदि। आरबीआई के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने निवल ऋण का 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में देना अनिवार्य है। हाल ही में आरबीआई ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत वे बैंक जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है इस सर्टिफिकेट को खरीदकर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट उन बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक ऋण दिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बैंक के मजबूत पक्ष को विचलित न करते हुए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, अर्थात समावेशी विकास लक्ष्यों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। ये सर्टिफिकेट 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? कृषि, सीमांत और लघु किसान, जनरल जिसे सामान्य कहेंगे, और सूक्ष्म उद्योग। अब हम देखेंगे मुद्रा के देखेंगे मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, ये सब जानेंगे मुद्रा के बारे में। मनी, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात मुद्रा का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर व्यापार को संभव बनाना होता है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं? मूल्यमान की इकाई होती है। मुद्रा वो इकाई है जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है तथा इसमें श्रम और समय की बचत हो सकती है। मूल्य के भंडार के रूप में जब मुद्रा को मूल्य की इकाई तथा भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है तो वो मूल्य के भंडार का कार्य भी करने लगता है, अर्थात मुद्रा धारक के पास क्रय शक्ति का भंडार हो जाता है। भविष्य के भुगतानों का मानक, अनेक अवस्थाओं में कार्यों का भुगतान बाद में किया जाता है जैसे ब्याज, पेंशन आदि। इस स्थिति में मुद्रा की सहायता से भुगतान संबंधी विवाद और जोखिम को न्यूनतम किया जा सकता है। मुद्रा के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले आता है विधिक मुद्रा जिसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं। ये मुद्रा विधि के अनुसार जारी की जाती है, अर्थात मुद्रा जारी करने वाली संस्था को इसका कानूनी अधिकार होता है। दूसरी आती है फिएट मुद्रा, वो मुद्रा जिसे स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता है ना, इसे फिएट मनी कहते हैं। जैसे करेंसी नोटों को कोई भी व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता है ना, जो मतलब जिस क्षेत्र में वो जैसे भारत में रहता है, भारत का नागरिक करेंसी मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता है। तीसरा आता है वैकल्पिक मुद्रा, वो मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना कानूनी रूप से बाध्य ना हो, उसे वैकल्पिक मुद्रा कहते हैं। जैसे डिमांड ड्राफ्ट है ना, डिमांड ड्राफ्ट को आप मना कर सकते हो, हमें डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए, हमें केस मतलब अमाउंट चाहिए, है ना, केस में।
कागजी मुद्रा में, है ना। चौथा होता है पूर्णकाय मुद्रा, वो मुद्रा जिसमें मुद्रा का मौद्रिक मान तथा अंकित मान बराबर होता है ना। जैसे सोने का सिक्का, जो जितना सोने का सिक्का होता है उतना ही, जितने वजन का होगा उतना ही उसकी मुद्रा रहेगी, मतलब मूल्य रहेगा। सांकेतिक मुद्रा, इसमें अंकित मान वस्तु मान से अधिक होता है, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, है ना। जैसे कागज के नोट पे 100 लिखा रहता है, 100 रुपये, ठीक है। तो अब वो मुद्रा अगर चेंज कर दे तो उस कागज के नोट का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें जो अंकित मान है वो माना जाता है अभी। जैसे 2000 के नोट बंद किए, तो 2000 के नोट, जब 2000 के नोट उस पर 2000 लिखा हुआ था, सरकार ने विधिक मुद्रा से मान रखा था, तो 2000 में बिकता था वो। अब उसका कोई भी महत्व नहीं है, भले आप कितने 2000 के वो नोट ले आए पुराने, उनका कोई महत्व नहीं रहा है। अब उसकी कागजी मुद्रा, जो कागज बिकेगा किलो में, तो उस हिसाब से कागज के हिसाब से उसकी मुद्रा, उसका वो मूल्य रहेगा। छठा आता है विश्वास आधारित मुद्रा, वो मुद्रा जो मुद्रा जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित है, विश्वास आधारित मुद्रा कहलाती है। जो जैसे करेंसी नोट। हॉट मनी क्या होता है, वो मुद्रा जिसकी वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसका त्वरित स्थानांतरण होता है ना, हॉट मुद्रा कहलाती है। जैसे FII, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में किसी बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक चर है, इसका काल आयाम नहीं होता है। मुद्रा के स्टॉक का अर्थ है जनता द्वारा धारित स्टॉक। ये निश्चित रूप से मुद्रा के समस्त स्टॉक से कम होता है। जनता शब्द के अंतर्गत सरकार और केंद्रीय बैंक को छोड़कर सभी आर्थिक इकाइयों को शामिल किया जाता है। अतः एक निश्चित समय में लोगों के मध्य संचरण करने वाली मुद्रा की कुल मात्रा को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित अवधारणा है, ठीक है। सबसे पहले M1 क्या होता है, जनता के पास मुद्रा, बैंकिंग की प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा, ये M1 कहलाता है। मतलब जनता के पास मुद्रा, सी बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा, और RBI के पास अन्य जमा, अदर डिपॉजिट। M2 क्या होता है, M1 जो ऊपर बताया गया है प्लस डाकघर में बचत जमा, M2 कहलाता है। M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में समय जमा, ये M3 कहलाता है। M4 क्या कहलाता है, M3 प्लस डाकघर के पास समस्त जमा, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर, ये M4 कहलाता है। M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, जबकि M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, M1 और M3 को किस तरह की मुद्रा कहते हैं। तो M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं और M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, हाई पावर्ड मनी। RBI की संपूर्ण मौद्रिक देयताओं को उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत जनता के पास संचरण में मुद्रा, RBI के पास बैंकों की जमा राशि और RBI के पास सरकार की जमा राशियां शामिल है, इसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, मुद्रास्फीति। इसकी सबसे पहले हम जानेंगे अवधारणा, आवश्यकता क्यों है इसकी ये जानेंगे, कारण और प्रकार जानेंगे, फिलिप्स वक्र क्या होता है ये जानेंगे, प्रभाव, गणना कैसे की जाती है मुद्रास्फीति की, और इसके नियंत्रण के क्या उपाय है ये हम जानेंगे। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, वो स्थिति जब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमत सामान्य स्तर से अधिक बढ़ने लगती, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रास्फीति मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम है, अर्थात मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। कीन्स एक अर्थशास्त्री थे, कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति में अंतर का परिणाम है, अर्थात आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कीन्स ऐसे बोलते थे। अर्थशास्त्र की अवधारणा के अनुसार नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि ये उत्पादक को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण को आप दो तरह से
डिवाइड कर सकते हैं, मांग जनित और लागत जनित। मांग जनित क्या होता है? जब वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है तो उनकी कीमत स्तर में भी वृद्धि होने लगती है। वस्तु और सेवाओं के मांग में वृद्धि के निम्न कारण होते हैं। क्या क्या? जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो गई तो मांग बढ़ने लगती है, काले धन की मात्रा में वृद्धि हुई तो मांग बढ़ने लगती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई तो मांग बढ़ने लगती है, राजकोषीय घाटे में अगर वृद्धि होगी मतलब मांग बढ़ रही है, क्रय शक्ति में वृद्धि, वेतन के कारण वेतन बढ़ गया, टैक्स रेट में कमी हो गई तो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ब्याज दरों में कमी के कारण भी मांग बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा ऋण खरीदते हैं लोग, मतलब ज़्यादा ऋण लेते हैं। दूसरा आता है लागत जनित मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो उनके आपूर्ति में कमी आने लगती है, परिणाम स्वरूप कीमत स्तर बढ़ने लगती है। उत्पादन लागत में वृद्धि के निम्न कारण है। कौन कौन से? कच्चे माल की लागत में वृद्धि, मजदूरी दर में वृद्धि, भूमि के किराए में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, आधारभूत संरचना की लागत, परिवहन लागत, टैक्स रेट में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि, इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब आपूर्ति में कमी के अन्य कारण क्या हो सकते हैं? अगर आपूर्ति कम हो रही है तो जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़, भूकंप आदि आ जाता है तो आपूर्ति कम हो जाती है। गैर कानूनी ढंग से वस्तुओं का भंडारण कर रहे हैं तो कमी हो जाती है। कंपनियों का खराब प्रदर्शन रहता है तो आपूर्ति में कमी आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है तो दिक्कत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। एपीएमसी अधिनियम में अगर विसंगतियाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट जो होता है एपीएमसी, कृषि से संबंधित होता है, ये राज्यों के द्वारा बनाया जाता है ना, इससे भी मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है ना। अब मुद्रास्फीति की शब्दावलियों को हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, है ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। ये अति निम्न मुद्रास्फीति दर है, ये आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सामान्यतः ये स्थिति विकसित देशों में पाई जाती है। विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में ये मुद्रास्फीति पाई जाती है। दूसरी आती है चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसे वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। मुद्रास्फीति के एक अंक में होती है परंतु रेंगती हुई से अधिक होती है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जैसे भारत वगैरह में ये वाली मुद्रास्फीति पाई जाती है। तीसरा आती है दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में होती है, यद्यपि ये प्रारंभिक अवस्था में होती है। आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है इससे। अब आता है गैलोपिंग मुद्रास्फीति, जिसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में परंतु उच्च स्तर की ओर अग्रसर होती है ना, मतलब 80-90 के आसपास होती है। यह अति उच्च मुद्रास्फीति का कारण है, अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी है। ठीक है। और जो पांचवी होती है अति उच्च मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति दर बहुत अधिक होती है, मुद्रा का मूल्य निम्न स्तर पर होता है, आर्थिक विकास इससे हतोत्साहित होता है, कागजी मुद्रा पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है तथा स्वर्ण भंडार में वृद्धि होने लगती है, लोग सोने का भंडार करने लगते हैं। अब हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इस स्थिति में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, अर्थात उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ साथ बेरोजगारी भी अधिक होती है। इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विरोधाभास का मिश्रण है, इसलिए ये एक जटिल स्थिति है। मतलब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। स्टैगफ्लेशन के कारण अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती है, क्योंकि एक तरफ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है ना, टाइटनिंग मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक मंदी पर नियंत्रण के लिए विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग किया जाता है ना। इस प्रकार स्टैगफ्लेशन आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब 2 तरह की डाउल स्थिति, मतलब आपको टाइट, मतलब मौद्रिक नीति को टाइट भी करना है, ब्याज दरों को बढ़ाना भी, आर्थिक विकास भी करना है, तो आर्थिक विकास के लिए ब्याज दरों को कम करना पड़ता है, तो एक तरह से विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है ना, तो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न आती है। अब आता है हमारा संरचनात्मक मुद्रास्फीति। वो स्थिति जब अर्थव्यवस्था की खराब संरचना के कारण वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होती है एवं कीमत स्तर बढ़ने लगती है, तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में विभिन्न संरचनात्मक अवरोधों के कारण वस्तुओं की आपूर्ति घटने लगती, जो मुद्रास्फीति का कारण है। नेक्स्ट हम जानेंगे व्यापार चक्र।
आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए व्यापार चक्र का प्रयोग किया जाता है। ये मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के संबंध को व्यक्त करता है। व्यापार चक्र किसी अर्थव्यवस्था में समय समय पर होने वाले आर्थिक परिवर्तनों और कीमत स्तर में परिवर्तन की जानकारी देता है। ठीक, ये प्राइस मूल्य, इसमें जैसे देखो प्राइस बढ़ते जाता है तो ये इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बूम की स्थिति होती है और प्राइस जब यहाँ से कम होने लगते तो इसे डिसइन्फ्लेशन या स्लो डाउन की स्थिति कहते हैं। अब जब यहाँ से जब बेस रेट मतलब जब मूल्यों का स्तर नेगेटिव जाने लगता है तो उसे डिफ्लेशन बोलने लगते हैं ना। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आपको ये अंतर ध्यान रखना है। ठीक, और फिर इसके नीचे जाते जाते हैं तो रिसेशन आने लगता है, मंदी आने लगती है ना। और यहाँ पे बिल्कुल सबसे कम जब होता है तो इसे मंदी कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, है ना। अब मंदी को उभारने के लिए वापस मूल्य बढ़ने लगते हैं तो उसे री इन्फ्लेशन बोलते हैं। पर री इन्फ्लेशन के चक्कर में अगर वापस से मंदी होने लगे तो इसे डबल डिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे डिफ्लेशन। अस्फीति किसे बोलते हैं? जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे घटने लगती है तो वो स्थिति डिफ्लेशन या अस्फीति कहलाती है। इस स्थिति में आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। दोहरी मंदी क्या होती है? डबल डिप। अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। यदि सरकार इन प्रयासों में असफल रहे और पुनः मंदी आ जाए तो उसे दोहरी मंदी कहा जाता है। मुद्रास्फीति जाल क्या होता है? जब मजदूरी दर में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हो एवं मुद्रास्फीति दर में वृद्धि से मजदूरी दर में भी वृद्धि करनी पड़े तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति जाल कहते हैं। इसके उपाय के लिए निवेश को प्रोत्साहित करते हुए उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम स्वरूप मांग और आपूर्ति का अंतर कम हो जाएगा, है ना। जैसे मुद्रास्फीति दर और मजदूरी दर। ठीक, अब हम देखेंगे तरलता जाल, जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। कीन्स के अनुसार कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ जाती है कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति के कारण आर्थिक समृद्धि दर नहीं बढ़ती। मतलब विस्तारवादी मतलब ब्याज दर कम कर रहे हैं, मार्केट में पैसे इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आर्थिक समृद्धि दर नहीं बढ़ती। अर्थात मुद्रा की तरलता में वृद्धि के बाद भी लोग उस मुद्रा को निवेश के बजाय स्वयं के पास संचित कर लेते हैं, है ना। निवेश नहीं करते, उस मुद्रा को अपने पास रखने लगते हैं। इस स्थिति में मौद्रिक नीति आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में असफल हो जाती है। जनता द्वारा धन को संचित करने का कारण जमा पर ब्याज दर शून्य होना है, अर्थात निवेश पर लाभ की मात्रा नगण्य हो जाती। तो ये क्या कहलाती है? मतलब ये कीन्स के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है? मतलब सरकार चाहती है लिक्विडिटी ट्रैप के अंतर्गत कि बाजार में मतलब निवेश बढ़ाया जाए, लोगों को धन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन लोग उस धन का उपयोग क्या कर लेते हैं? अपने पास रख लेते हैं, उसको निवेश में परिवर्तित नहीं करते। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव, किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, है ना, क्रय शक्ति घट जाएगी। ठीक है, आज वो 100 रुपये में जो चीज़ खरीद रहा है वो अगर मुद्रास्फीति बढ़ गई तो 100 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद पाएगा। उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति उत्पादक के लिए लाभकारी होती है ना, कंट्रोल वे में अगर हो रही है तो। रोजगार में क्या होता है? उत्पादक के लिए लाभ में वृद्धि से रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा। निश्चित आय वालों के लिए क्या होगा? वेतन में वृद्धि न होने के कारण इनकी क्रय शक्ति घट जाएगी। ठीक है, मतलब बेचारे को 30,000 आज सैलरी मिल रही है, और 5 साल भी अगर 5 साल बाद भी अगर 30,000 ही सैलरी मिल रही है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, तो इसे तो नुकसान है। परिवर्तित आय वाले व्यक्तियों के लिए क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ने पर इन्हें फायदा होगा। आय में वृद्धि से मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखकर की जाती है ना, परिणाम स्वरूप इस वर्ग को लाभ होता है। ऋणी के लिए क्या है? मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण दीर्घकालिक ऋणी को लाभ प्राप्त होता है। ऋणदाता, एक सेकेंड, हाँ भैया, हाँ ठीक, कितनी देर में? ठीक, ठीक है, ठीक।
ऋणदाता को कीमत स्तर में वृद्धि से ऋणदाता को दिए गए ऋण का मूल्य घटने लगता है, परिणाम स्वरूप उसे हानि होती है। किसान कृषि वस्तु का उत्पादक है और उत्पादक को लाभ होता है। निर्यात मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप निर्यात हतोत्साहित होता है। आयात घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च उत्पादन लागत के कारण उत्पादन कम होने लगता है, परिणाम स्वरूप व्यापारी द्वारा आयात को प्राथमिकता दी जाती है। अब मुद्रास्फीति की गणना हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त।